दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा में के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था किस तरह से हमारी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया जाता है। उसके बाद में किस तरह से मुस्लिम लीग हमारी संविधान सभा का बहिष्कार करती है तथा अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तथा एक सेपरेट मुस्लिमों के लिए देश की डिमांड करती हैं तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। दोस्तों मीनवाइल हम अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिस आज के लेक्चर में अपन जानेंगे किस तरह से हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को इन सारे उत्पातों के बावजूद शुरुआत की जाती है और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। मैं इस शुरुआत करूंगा 9 दिसंबर 1946 से। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। दोस्तों ये प्रथम बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। ये भी दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तथा कहां पे आयोजित की गई थी। और दोस्तों जो हमारा एक डाटा निकल के आता है कि हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे, उनकी शुरुआत हमारे 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक होते हैं। यानी कि ये वाला जो टाइम आपका है वही आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन निकल के आता है। तो दूसरा मैं कह दूंगा ये हमारे संविधान सभा का उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे संविधान सभा के यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पहला दिन होता है, पहली मीटिंग होती है, सारे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हमारी पहली मीटिंग का आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों जब पहली बार हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी किस तरह से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो देखो दोस्तों हमारे संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष कह दूं, जिसको मैं पहला अध्यक्ष कहूं या फिर मैं उसको अस्थायी अध्यक्ष कहूं, दोनों का आंसर मेरा एक ही रहेगा और वो मेरा रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है क्यों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही पहली मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों देखिए जब पहली बार गैदर हुए थे तो सभी के दिमाग में ये डाउट था कि किस तरह से या फिर किसको सबसे पहले इसका अध्यक्ष बनाया जाए, पहली मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो उसी के चलते हमारे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने एक सुझाव दिया कि फ्रांस की एक परंपरा है, कौन से देश की दोस्तों, फ्रांस की परंपरा है, यानी कि जब भी पहली बार कोई भी असेंबली असेंबल होती है तो वहां का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। ओके, तो इन्होंने कहा था फ्रांस की परंपरा होती है और जो सीनियर मोस्ट होता है यानी कि जो बुजुर्ग होता है वो उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो उस समय देखा गया था हमारी संविधान सभा के सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो बुजुर्ग होने के नाते उनको हमारी संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष या फिर संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बना दिया गया था। किसके कहने पे, जेबी कृपलानी पे कहने पे, फ्रांस की परंपरा को फॉलो करते हुए हमने पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा पद आज भी भारत के संविधान में या फिर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जिस तरह से बनाया गया था वो भी पद आज भी हमारे संविधान की व्यवस्थाओं में कायम है। वो दोस्तों पद का नाम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों प्रोटेम का मतलब ही होता है अस्थायी या टेम्परेरी और स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। वही चीज निकल के आती है अस्थायी अध्यक्ष, जिसका मतलब होता है जैसे कि हमारी पहली बार लोकसभा या विधानसभा पहली बार जब निर्वाचित होकर आती हैं तो उस समय वहां का सीनियर मोस्ट मेंबर, अब सीनियोरिटी हम 2 तरीके से लेते हैं दोस्तों। एक तो ये लेते हैं कि किसने सबसे ज्यादा समय लोकसभा या विधानसभा में स्पेंड किया है, या फिर दूसरी हम लेते हैं सबसे एजेड कौन है या सीनियर मोस्ट बंदा कौन है यहाँ पे। तो इस आधार पर हमारे प्रोटेम स्पीकर का भी जो चुनाव इस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुल कितने सदस्यों ने पहली मीटिंग में भाग लिया था। तो मैं लिखता हूं कुल सदस्य 207 सदस्यों ने दोस्तों पहली मीटिंग में भाग लिया था।
तो दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपके 389 मेंबर थे, आपने कहा था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर यहाँ पे आने चाहिए थे, और आप कह रहे हो कि 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों इसके दो बड़े रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो यहाँ के जो मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, एक तो मुस्लिम लीग आपका बहिष्कार करती है, दूसरा जो रीजन यहां से निकल के आता है कि जो देसी रियासत वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। देसी रियासत का रुचि नहीं दिखाना कैसे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 1946 की। अभी तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता है तो देसी रियासत का भी फ्यूचर ही डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं कि हम किस तरह मुस्लिम लीग के साथ रहें या फिर अपनी कांग्रेस या फिर हमारे संविधान सभा के साथ में रहें। और दूसरी बात दोस्तों, देसी रियासतों में राजा महाराजा उसको डील किया करते थे और वो नहीं चाहते थे वो किसी के अंडर में जाके, किसी अध्यक्ष के अंडर में रह के संविधान सभा में इस तरह से काम करें। वो अपना अलग ही तरह से प्रशासन चलाना चाहते थे। ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी मीटिंग यानी कि 11 दिसंबर 1946। दोस्तों इस दिन हमारे संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में 3 इंपॉर्टेंट काम दोस्तों आते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो था हमारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जिस तरह से पहली मीटिंग में हमने अस्थायी अध्यक्ष बना लिया था, दूसरी मीटिंग में हमने स्थायी अध्यक्ष बना लिया था। और दोस्तों आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे और जो आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बात, हमने अध्यक्ष के साथ में उपाध्यक्ष भी बनाया था और जो उपाध्यक्ष बनाया था वो बनाया था एच.सी. मुखर्जी को। दोस्तों ध्यान रहे हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ओके दोस्तों तीसरी में बात करता हूं। तीसरा हमारे संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार हमने बनाया था बी.एन. राव को। दोस्तों बी.एन. राव का हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों बी.एन. राव हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और उनमें एक ऑप्शन बी.एन. राव आता है, तो बी.एन. राव हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और दोस्तों ध्यान रखिए हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, महात्मा गांधी की बात करूं, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूं, वो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है और जो प्रथम प्रारूप जो बना के देते हैं, हमारा जो पहला ड्राफ्ट जो बना के देते हैं वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रारूप समिति इस पर डिस्कशन करती है। प्रारूप समिति के टाइम में इसका पूरा वहां से बैकग्राउंड अपन देखेंगे। लेकिन दोस्तों बी.एन. राव के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ये एक ICS अधिकारी होते हैं और इससे पहले ये J&K के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडियन जज रह चुके हैं। इसके बाद में जब भारत से बर्मा आज़ाद हुआ था 1935 तक, जो ब्रिटिश भारत के तहत बर्मा या म्यांमार आता था, बर्मा जब आज़ाद हो जाता है तो बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन भी बी.एन. राव के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है दोस्तों। ओके और हमारे संविधान सभा का जो हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप भी बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया जाता है और ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगली मैं बात करता हूं तीसरी हिस्टोरिक डेट की, जो कि 13 दिसंबर 1946। दोस्तों क्या होता है इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हमारे संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
कैसे दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन होता है उसको देखिएगा। यानी कि हमारे संविधान का स्थायी अध्यक्ष बन चुका है, उपाध्यक्ष बन चुका है, संवैधानिक सलाहकार बन चुका है जो कि प्रारूप का निर्माण करेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमें किन की पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए था जिसपे हमें लोगों को नियुक्त करे और वो हमारे संविधान को उस पर निर्माण करे। दोस्तों उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन डाला था, जिसका मतलब है हमारा संविधान किस तरह बनने वाला है, यानी कि जिसमें कौन कौन सी विचारधाराओं को हम रखने वाले हैं, उन विचारधाराओं को यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, उन मुख्य लक्ष्यों को, उन मुख्य उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया था। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें 8 आर्टिकल थे, पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 से उसको पारित किया था, तथा उद्देश्य प्रस्ताव में हमने वो सारी चीज़ें रखी थी जो आगे चल के हमारे संविधान में आने वाली हैं। जैसे कि हमारा किस तरह से अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को हम किस तरह से प्रावधान देने वाले हैं, किस तरह से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों की प्रदान करने वाले हैं, किस तरह से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हम प्रदान करने वाले हैं, किस तरह की समानता हम देश के लोगों को देने वाले हैं, किस तरह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को हम समावेशित करने वाले हैं, और किस तरह से हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक जैसे इंपॉर्टेंट शब्दों की बात हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं को काम करना था। और जैसे ये स्ट्रक्चर और ढांचा तैयार हो जाता है दोस्तों, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को एक नई गति मिल जाती है। जैसे ये तैयार हो जाता है दोस्तों, तो अगला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कि बहुत सारी समितियां बनेगी और वो समितियां अपना आगे वो समितियां संविधान निर्माण का कार्य करेगी। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता कि कौन कौन सी समिति बनी थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों जानते हैं। ओके दोस्तों, तो थोड़ा हम ट्रिकी अंदाज में सीख लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां बनी थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं समितियां। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं संचालन समिति, वित्त व कर्मचारी समिति, इसको स्टाफ समिति भी बोला जाता है, इसको स्टाफ समिति भी कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके बाद में 4 नंबर पे बात करते हैं हम नियम प्रक्रिया समिति। दोस्तों इन सारी चीजों को ट्रिकी अंदाज में याद करेंगे अपन। फिर लिखेंगे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, या राज्यों के लिए समिति, और 8 नंबर पर अपन बात करेंगे प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद में बात करेंगे मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति। और दोस्तों ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती हैं, यानी कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक को एक समिति में नहीं रख सकते। इससे रिगार्डिंग 2 उप समितियां बनी थी, यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो लिखता हूं अल्पसंख्यक उप समिति,
मौलिक अधिकार उप समिति, और आगे दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं झंडा समिति। अभी तक हमने जान लिया है, ये आपकी 12 नंबर की बन जाएगी झंडा समिति। आगे लिखते हैं कार्य संचालन समिति। संविधान निर्माण के कार्य संबंधी समिति। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नंबर 15 की तदर्थ समिति। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी या जिसको हम कहेंगे प्रारूप समिति। और भी याद आएगा दोस्तों, इससे संबंधित बताते जाएंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इनकी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन से थे, इनको हम याद करते हैं। देखो, जो संचालन समिति है, वित्त समिति है, राष्ट्रीय समिति है और नियम, ये जो 4 समितियां हैं, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखेंगे? देखो, पहले याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़े थे, यानी कि पहले भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। और जो सर्वोच्च काम होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो, संचालन हमेशा बड़ा काम होता है तो कौन करेगा? ऑब्वियसली राष्ट्रपति करेगा। और जब संचालन करेगा तब करेगा जब उसके पास में कर्मचारी हो, पैसा हो, वित्त हो, तब कर पाएगा। यानी कि उसके क्या चाहिए? वित्त व कर्मचारी समिति भी तो उसके पास रहेगी। ओके, अब जब राष्ट्रपति जैसे बड़ा पद है संवैधानिक, तो उसके लिए राष्ट्रीय ध्वज तो चाहिएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज, झंडा नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज देखो, संचालन करेगा कर्मचारी और वित्त के साथ में, तो उसके साथ में क्या रहेगा? राष्ट्रीय ध्वज आ जाएगा। और जब राष्ट्रीय ध्वज जहां पे भी होता है उसके नियम और प्रक्रियाओं को विशेष तौर से पालन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के अपने स्पेशल नियमों को पालन करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपका संचालन कौन करेगा? सबसे बड़ा होगा। संचालन करने के लिए क्या चाहिएगा उसको? वित्त और कर्मचारी चाहिए। वित्त और कर्मचारी होगा और राष्ट्रपति जैसा पदाधिकार है तो उसके पास में राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति हो गया। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज के लिए स्पेशल नियम प्रक्रिया होने चाहिए। तो नियम और प्रक्रिया संबंधी समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? ये चारों समितियों के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में जहां पे भी संघ आए, संघ का मतलब होता है दोस्तों यानी कि फेडरेशन, या फिर अब मैं कह दूं कि भारत का जो फेडरल सिस्टम की मैं बात करता हूं, संघ का मतलब क्या होता है? संघ किससे मिलकर बना होता है? राज्यों को। और संघ की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शब्द जहां पे भी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को राइट करना। देखो, संघ शक्ति, संघ संविधान, कौन बन जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ओके, और दूसरे देखो, संघ के साथ में होता, संघ किसका बना होता है? राज्यों का बना होता है। तो संघ यानी कि संघ के साथ में राज्य होंगे, तो संघ के साथ में राज्यों को भी लिखना है, ये नहीं भूलना है। राज्यों से संबंधित समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष आपके कौन बन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। यानी कि संघ शक्ति, संघ संविधान, और संघ किससे बनना है? राज्यों से। तो राज्यों से संबंधित समिति या राज्यों के लिए समिति कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद में देखो, प्रांतों का एकीकरण या देशी रियासतों का एकीकरण याद रखने का तरीका किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब भी प्रांतीय की बात आती है, प्रांतीय संविधान समिति कौन बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी हमने किसने बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने बना दिया। देखो, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, या दूसरा आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रांतीय संविधान, प्रांतों से देशी रियासतों जब एकीकरण करने गए थे तो उन्हें कुछ मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी या अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो वो साथ में शामिल होंगे। तो ये याद रख सकते हो कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से समिति के अध्यक्ष भी हमने किसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था, क्योंकि उसने प्रांतों का एकीकरण किया था, रियासतों का एकीकरण किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल।
मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन बन गए थे? सरदार वल्लभ। कभी कभी इसको सीधा इतना ही पूछा जाता है कि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है दोस्तों, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रोविजन, इनकी एक समिति ना होकर अलग अलग हमने उप समितियां बना दी थी, जिसको हमने कह दिया अल्पसंख्यक उप समिति। देखो दोस्तों, अल्पसंख्यक नाम लेते आता पिछड़े वर्ग, जो निम्न वर्ग होते हैं, तो जैसे कि SC ST ये भी निम्न वर्ग और पिछड़े वर्गों के रूप में आते हैं। जब अल्पसंख्यक आए तो SC ST याद करना है। तो देखो अल्पसंख्यक मतलब HC, वो SC वाला नहीं, याद करने का तरीका है HC मुखर्जी इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। हाँ दोस्तों, वही HC मुखर्जी हैं जो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति। देखो, मौलिक अधिकार और झंडा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार और झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे JB कृपलानी। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? JB कृपलानी थे। तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब अधिकार उस समय भारत को मिला था स्वतंत्रता का, और झंडा भी लहराने का अधिकार तभी मिला था। तो अधिकारों का झंडा किसे मिला था? यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति कह दूं या फिर झंडा समिति कह दूं, तो अधिकारों का झंडा तो हमारा कांग्रेस का उसी का हाथ में थमाया था। यानी कि JB कृपलानी मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। ओके दोस्तों, कार्य संचालन समिति कैसे कार्य कैसे KM मुंशी, कैसे कार्य कैसे KM मुंशी, तो कैसे अपन याद रखेंगे? KM मुंशी कार्य संचालन समिति के थे और संविधान निर्माण के कार्यों से संबंधित है। यानी कि कार्यों से संबंधित दोस्तों देखेंगे आगे हमारी संविधान सभा दो भागों में बढ़ जाएगी विधायी निकाय के रूप में, उस समय इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करेंगे। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, GV मावलंकर इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, तदर्थ समिति मतलब एडहॉक कमेटी, जिसका मतलब है एस वर्धा। और ये जो तदर्थ समिति बनी थी वो बनी थी सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग। तो एस फॉर सुप्रीम कोर्ट होता है, एस फॉर एस वर्धा आप याद रखोगे। यानी कि उच्चतम न्यायालयों से संबंधित तदर्थ समिति, तो उच्चतम न्यायालय को अपन एस से सुप्रीम कोर्ट बोला, तो इसको भी कैसे याद रखो? एस वर्धा, यानी कि एस वर्धा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों हमारी प्रारूप समिति। आप जानते हैं प्रारूप समिति अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। और हमारी प्रारूप समिति के 6 और सदस्य थे। अम्बेडकर जी के सहित 7 टोटल सदस्य हमारी प्रारूप समिति में थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, मसविदा समिति, पांडुलिखन समिति इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगले वाली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको किस तरह से ट्रिक से याद रखा जाता है, यानी कि कृष्ण कन्हैया, माधव गोपाल, सैयद सादुल्ला, किस तरह से ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको उस नामों को उस तरह से याद किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से आता है, समिति और उनके अध्यक्ष का मिलान करना होता है या फिर निम्न में से इस समिति का अध्यक्ष कौन थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक मैंने एक बनाने की थोड़ी कोशिश की, जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से आप भी इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।